नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं 2 दिनों की क्लास नहीं चली, आप सब जानते हैं रेगुलरिटी मिसमैच हो रही है क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई है और क्लास लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी हम ठंडी के दिनों में प्रयास करेंगे कि पूरी की पूरी वीडियोस, पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिले और इसी वे में आज हम आगे बढ़ेंगे और नरेशन के उन बचे हुए कॉन्सेप्ट की आज चर्चा करेंगे जो आप लोगों को पढ़ाना अभी बाकी रह गया था। तो चलिए कॉपी पेन के साथ आप सभी बैठिए और एक इस वीडियो को देखने और समझने की कोशिश कीजिए कि बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं नरेशन के, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए आज मैं पहला जो सेंटेंस है उसको शुरू कर रहा हूं। आप सबको मालूम है कि हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो हम यहां पे पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, आप सबको पता है कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो होते क्या हैं। पिछली वीडियोस में यानी पिछली क्लासेस में हम उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले एक बार हमको रिकवर हो जाना चाहिए कि जो हमने पिछला पढ़ा है क्या आज वो हमको याद है या नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है, जिससे आपको क्या पता चलता है, तो आपको पता चलता है कि कौन कब सरप्राइज हो रहा है, यानी कि कब कौन आश्चर्यचकित हो रहा है। ठीक है, सरप्राइज को ऐसे भी बोल सकते हैं, आप सरप्राइज भी लिख सकते हैं। समझ गया ना। अब जरा आते हैं कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। तो चलिए यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं। पहले आपको बता दूं कि आप व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पढ़ चुके हैं, उसको बना चुके हैं। आप लोग कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है, तो मैं उसको एक बार शुरू से लेके चलता हूं ताकि आज वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। कल की जो क्लास होगी वो डाउट सेशन पे होगी, जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आज का जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि यहां पर आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा हो और यहां पर आपको मिल रहा हो सेट। मैं आपको बता दूं कि सेट 2 से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसको नरेशन के आंसर में हमको लिखना ही नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक, अब यहां पे अगर मान लो कि सेंटेंस यहां पे स्टार्ट होता है अगर ओ से, ठीक है, अगर यहां पे स्टार्ट होता है ओ से, यहां पे स्टार्ट होता है आ से और यहां पे स्टार्ट होता है अल्लाह से। अगर इन चारों से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसके बाद अगर यहां पे रहेगा एक सेंटेंस जिसके बाद क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप, इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप सबको, जितने लोग एक बार पढ़ चुके हैं वो, चाहे जितने लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं, चाहे आने वाले दिनों में जो लोग पढ़ेंगे, ये वर्ड्स जहां पे रहेंगे ये किसका काम करते हैं, आखिर इनका इस्तेमाल पूरे ग्रामर में हम किस लिए करते हैं। तो मैं बता दूं कि जहां पे ये शब्द रहते हैं इसका मतलब है कि वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। यानी जब हमको दुख महसूस होता है, जब हमको दुख होता है, उसके लिए हम इन चारों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब दुख होता है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले पूरे नरेशन के आंसर से इसको हटा देना होगा। इन चारों में से जो भी रहेगा उसको आप इजिली हटा देंगे और इसकी जगह पे लिखेंगे क्या, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो SORROW, या लिख सकते हो आप सारो, या आप लिख सकते हो यहाँ पे GRIEF, ग्रीफ। इसका इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो इन दोनों का मतलब दुख होता है। समझ गए आप लोग। यानी इन चारों का जो यूज करते हैं पूरे ग्रामर में, ठीक है, सेंस ऑफ सारो और ग्रीफ को बताने के लिए होता है। सारो और ग्रीफ दोनों एक ही चीज है, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, जिसका हिंदी में मतलब दुख होता है। अब आते हैं आगे, करेंगे क्या। अगर आपको आंसर करना ही है, अगर आपको आंसर करना है तो सबसे पहले यहां पे जो सब्जेक्ट रहेगा आप उसको कॉपी कर लोगे। अगर यहां पे सेट रहेगा तो आप उसकी जगह पे क्या लिखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे लिखोगे एक्सक्लेम्ड। और चूंकि यहाँ पे ये चारों वर्ड्स है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा विथ, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा सारो। अगर सारो नहीं लिखना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे दुख, यानी ग्रीफ लिखना है। ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा अगर लिखेंगे तो उसके लिए हमको क्या लिखना होगा, हमको दैट लिखना होगा। और इन सबको तो क्या करना है, हमको रिप्लेस कर देना है, हटा देना है। बाकी जो सेंटेंस रहेगा पर्सन वगैरह टेंस वगैरह चेंज करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इजिली आंसर बन जाएगा।
समझ गए होंगे। सब्जेक्ट को कॉपी करिएगा, सेट को एक्सक्लेम में चेंज करिएगा, और चूंकि ये चारों वर्ड्स रहेंगे तो इसके लिए भी कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़नी पड़ती है इन योर आंसर। तो आप एक्सक्लेम्ड के बाद क्या करेंगे, विद करेंगे, और विद के बाद आप यहाँ पे या तो सारो लिख सकते हैं या तो यहाँ पे ग्रीफ लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा उसके लिए आप क्या करोगे, तो आप उसके लिए दैट शब्द का इस्तेमाल करोगे। दैट इज नोन एज कंजक्शन, जैसा आप लोग हर बार समझते आए हैं। ठीक, अब जरा आते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे होंगे और आप इसको कैसे समझेंगे। तो मैं जरा आपको एक बार बता दूं कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स लेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को हम क्लियर करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ताकि आज की इस वीडियो में नरेशन को हम फिनिश कर पाए। ठीक है, अब जरा ध्यान दें आप सभी लोग। सबसे पहले मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लेता हूं। अगर मान लो कि पहला क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो यहां पे आ गया ही सेड, यहां पे आ गया अल्लास, ठीक है। उसके बाद आ गया ही इज, RUINED, ही इज ruined। ruined का मतलब होता है बर्बाद होना। अगर कभी कोई बर्बाद होता है, कोई बैंकरप्ट होता है, तो इंसान को बड़ा दुख होता है। इंसान को बड़ा दुख होता है, चाहे वो किसी प्रकार की बर्बादी हो। ठीक है, और अगर ये भी न समझ में आए कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आप सबको बता दूं, ये वाला तो आपको दिखेगा ना, इसका मतलब है कि दुख प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है, तो आपको यहां पे दुख प्रकट हो रहा है। अब इसका आंसर करेंगे तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहां पे जो सब्जेक्ट है उसको आप कॉपी करिए। सेट की जगह पे क्या करेंगे, तो सेट की जगह पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप यहां पे लिख सकते हैं एक्सक्लेम। अगर इसको हटाना ही है तो आपको यहां पे लिखना होगा विद, उसके बाद यहां पे क्या लिखना होगा, ग्रीफ। एक्सक्लेम विद ग्रीफ। ये तो कट गया है, इसके जगह पे क्या लिखोगे, तो आप यहां पे लिखोगे दैट। कंजक्शन है, और इस कंजक्शन के बाद आप सबको पता है कि हम हेल्पिंग सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो ही के बारे में पता है कि थर्ड पर्सन है, तो आप यहाँ पे ही का ही उतार लोगे। इज, एम, आर, वॉज, वेयर में चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, वॉज, और तब यहाँ पे आएगा RUNID, ruined। ये आपका आंसर है। समझ गए आप लोग। यानी हमको कुछ करना ही नहीं है, आराम से, एकदम आराम से जो करते आए हैं, बस यहाँ पे इन चारों शब्दों को देखना है जो सारो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। एक्सक्लेम के बाद यहाँ पे विद ग्रीफ या विद सारो जोड़ देना है, इसको हटा देना है, इसकी जगह पे दैट लिखना है, ही रह गया, इज वॉज में चेंज हो गया, सब कुछ वही करना है। बाकी कुछ एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो। अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, अगर सपोज करो यहाँ पे आ गया सी और उसके बाद आ गया यहाँ पे सेट, यहाँ पे लिख दिया जाए आ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाए सी इज, और उसके बाद आ गया नो, MORE, नो मोर। सी इज नो मोर। अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में देखा और सुना दोनों होगा कि कोई अगर अस्पताल में एडमिट होता है तो डॉक्टर आता है और अपना वो टोपी निकालते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, सी इज नो मोर, ही इज नो मोर। यानी कि अब वो नहीं रहे, अब वो नहीं रहे। इसका मतलब है कि वो दुख होता है, और अगर दुख होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि बन जाएगा वो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दुख हो रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ही। सेट की जगह पे क्या लिखेंगे, सेट की जगह पे हमको यहाँ पे लिखना होगा एक्सक्लेम। ये हट जाएगा तो इसकी जगह पे हम विद। एक बार मैंने ग्रीफ ले लिया है, अब एक बार हम क्या लेंगे, एक बार में हम लेंगे सॉरो। ये हट गया है तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पे दैट। आप सबको पता है कि सी यहाँ पे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है जो चेंज नहीं होता है, तो सी का सी वैसे ही रह जाएगा, इज बदल जाएगा वॉज में, उसके बाद नो वही रहेगा और मोर क्या रहेगा, वही रहेगा। ये हमारा आंसर बन गया, ये हमारा आंसर हो गया, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, अब जरा एक और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आई सेड, उसके बाद लिख दिया यहाँ पे ओ, क्या लिख दिया, ओ। उसके बाद आ गया ही इज, LAME, लैम। यहां पे बोलता ओ ही इज लैम, वो लंगड़ा है, मतलब आपको दुख हो रहा है, यू आर बिकमिंग इमोशनल, आप भावुक हो रहे हैं किसी के किसी की फिजिक को देख के, कि मतलब उसको ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन वो ऐसा है। अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले अगर आंसर करोगे ना, तो सबसे पहले आई तो वही रहेगा,
सेट की जगह पे क्या लिखोगे, तो सेट की जगह पे आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड, उसके बाद यहां पे लिखोगे विद, उसके बाद यहां पे लिखोगे GRIF ग्रीफ। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे लिखोगे दैट। ही कौन सा पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है जो चेंज होने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे ही रखोगे, इस को बदल दोगे वॉज में, और यहां पे अगर लैम है तो आप यहां पे लैम लिख लोगे। इस तरीके से आपने इसका इजी वे में एक एक आंसर आपने बना लिया। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने एक एक क्वेश्चन को इजीली बनाया और उसको समझने की कोशिश की। ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे, तब हम आते हैं इसके बाकी पहलुओं की चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी लोग नोट कर लीजिए, और जितने लोग नोट कर चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि उससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिले और आप सबके लिए मैं अच्छे से काम करने के लिए और मेरे अंदर एनर्जी आए। आप लोग का कमेंट और आप लोग का जो एक शेयर होगा, एक लाइक होगा, वही मेरे को एनर्जी देगा, जिससे मैं अच्छे से और काम कर सकता हूं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करिए। अगर फटाफट इसको नोट कर लिया आप लोगों ने तो जरा मैं आगे बढ़ता हूं। ठंडी का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गोल्डन मंथ माना जाता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? इसलिए आराम से आप रूम में ब्लैंकेट में और कंबल या रजाई में बैठ के आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, मस्ती में कुछ खा सकते हैं, चाय कॉफी दूध पी सकते हैं। समझ गए ना? अब जरा आते हैं इसके दूसरे पहलू पे और चर्चा करते हैं कि आखिर बाकी का कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं आप। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तो दूसरा कॉन्सेप्ट बड़े इत्मीनान से आप समझिएगा। सपोज करिए यहां पे कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद अगर यहां पे आ गया हो SAID सेट, ठीक है, जिसे आप लोग भली भांति परिचित हो चुके होंगे, रूबरू हो चुके होंगे। ठीक, अब जरा यहां पे समझिए कि सेट के बाद अगर यहां पे लिखा गया हो HURRAH हुर्रा, अगर हुर्रा लिखा हो तब, और यहां पे लिखा हो हा हा, ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी लिखा, इन दोनों में से अगर कोई भी लिखा हो और उसके बाद अगर यहां पे एक क्वेश्चन अगर सेंटेंस ऐसे दे दिया हो, तो ये दोनों शब्द है ना, इससे जॉय प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? जॉय। और जॉय का मतलब होता है प्रशंसा, आनंद। क्या होता है? आनंद। आनंद का मतलब होता है प्रसन्नता, हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी। अब ये मत समझ लेना कि रामायण चल रहा है और उसमें रावण नाम का जो कैरेक्टर है वो आया है और राम जी की सेना को देख के कह रहा कि आ आ आ आ, ऐसा कुछ नहीं है। हा हा का मतलब होता है कि जब आदमी, जैसे सपोज करो एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में ना आपका जो स्कोर है बहुत ज्यादा आ गया, हाई आ गया, क्लास में सबसे फर्स्ट आ गए, इसका मतलब है कि आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि वाह वाह उस्ताद, क्या बात है। ठीक है, माशाल्लाह। उसी तरीके से अगर क्रिकेट मैच हो रहा है और आपने वो क्रिकेट मैच का जो टूर्नामेंट का फाइनल है आप उसमें जीत गए, और फाइनल ही नहीं जीतते हैं बल्कि आपको मैन ऑफ द मैच भी मिलता है और पूरे सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको मैन ऑफ द सीरीज भी मिलता है, यानी प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तीनों मिलता है। आप जरा सोचिए, इधर भी लड्डू उधर भी लड्डू और बीच में जलेबी, कितना मजा आता होगा आपको। तो उसी तरीके से ये आपको आनंद देगा, खुशियां देगा। अब आप क्या करोगे, तो जरा ध्यान से देखिए आप सभी। अगर आंसर बनाओगे ना, तो आंसर बनाओगे तो सबसे पहले यहां पे जो सब्जेक्ट आएगा उसको कॉपी करना। इसके लिए आप यहां पे करना होगा आपको एक्सक्लेम्ड। क्या करना होगा? एक्सक्लेम्ड। उसके बाद यहां पे आपको लिखना होगा विथ। यहां पे क्या लिखोगे? JOY, जॉय। यानी आप ये कर दोगे, यानी जो सारो और ग्रीफ हम लिख रहे थे दुख होने पे, अब वही आनंद मिलने पे क्या करेंगे? सारो और ग्रीफ को रिप्लेस कौन कर देगा? जॉय कर देगा। बाकी सब तो देख ही रहे हैं वही। आगे आप क्या करोगे, तो आगे आप दैट करोगे और बाकी जो करते आए वो करते रहोगे और वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। मजा आया समझ में ना? अब जरा ध्यान दें। अब जरा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन क्या है? द कैप्टन सेड, द कैप्टन SAID, द कैप्टन सेड। यहां पे लिख दिया HURRAH हुर्रा। क्या लिख दिया? हुर्रा। We have won, we have WON, won। ठीक है, हम जीत चुके हैं, हम जीत गए, और जब जीत जाएंगे तो आपको मजा आएगा। जैसे हम लोग ने फाइनल जीता था।
आप सबको पता होगा कि उस फाइनल मैच में मेरी भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट थी। अगर मैं नहीं रहता शायद उस मैच में, और राधा भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता, तो हो सकता था कि जो जीती हुई टीम है वो हार गई होती और जो अपोजिशन वाले थे वो जीत गए होते। हाँ या ना? उस दिन मैंने ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हम लोग मैच क्या हुआ है, जीत गए। स्पेशली इन बैटिंग फील्ड में जो मैंने बैटिंग की बहुत बढ़िया थी, जबकि मैं खेलना बहुत छोड़ चुका हूं। ठीक है, अब जरा देखिए क्या बनाएंगे इसका आंसर। इसका आंसर बनाते हैं तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे द कैप्टन। क्या लिखेंगे? द कैप्टन। सेड है तो सेड को वही रहने दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सक्लेम्ड। यहां पे इन सबको हटा देंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे विथ, और लिखेंगे यहां पे हम ज्वाइन। हो गया ना? अब यहां पे कंजक्शन के फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, कंजक्शन के फॉर्म में लगाएंगे दैट वी है। तो ये बताओ केवल कैप्टन ही जीता होगा कि पूरी टीम जीती होगी? पूरी टीम जीती होगी ना। तो आप अपने मन से आप यहाँ पे दो सब्जेक्ट ले सकते हो। आप यहाँ पे वी का भी छोड़ दो, या आप यहाँ पे ले सकते हो दे। हैव को किस में चेंज करते हैं तो आप सब जानते हो कि ये हैड में चेंज करते हैं और उसके बाद आता है बोन। ये आपका क्या है, आंसर है। अब वो आपका आंसर मानिए। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिख दिया सी सेड, और यहां पर लिख दिया हा आई हैव पास्ड, आई हैव PASSED पास्ड। कोई लड़की है जो रिजल्ट आउट होने के बाद कह रही है आई हैव पास्ड, मैं पास हो चुकी हूं। और आप सबको पता है कि पास होने पे कितनी खुशी मिलती है। तो चलिए यहां पे इसको बनाते हैं, और यहां पे आंसर क्या होगा इसका, तो सबसे पहले यहां पे आंसर क्या होगा, सी। अब यहाँ पे सेड है तो इसकी जगह पे क्या कर देंगे, आप यहाँ पे कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड, और कर नहीं सकते हैं वही करेंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पे विद। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आप करेंगे ज्वाइन। ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल। तब आपको यहाँ पे लिखना होगा दैट। हो गया ना। अब यहाँ पे आई है तो आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है जो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी। हैज और हैव को किस चीज में चेंज करते हैं, तो आप सब कह सकते हैं कि अभी हैव को यहाँ पे हैड में चेंज किया, तो यहाँ पे जो हैव है वो भी हैड में चेंज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पास्ट। ये हमारा क्या है, आंसर। आई बात समझ में ना। अभी इसका कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी आराम से इस वीडियो को अभी और देखना है, तभी जाके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको मिटाऊं इससे पहले आप इसको लिख के मिटा लीजिए। ठीक है, फटाफट करिए जरा जल्दी। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट इजीली हमको समझने हैं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि जितने सारे लोग हैं उसको आराम से समझिए। एक बार देखने के बाद अगर आप क्लास में आते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बहुत बेहतर होगा। ठीक है, ये आप लोग ट्राई जरूर करिए, समझ गए ना, क्योंकि समय वापस नहीं आता है। ये आप लोगों से भी बेहतर कोई नहीं जानता है। जो जिस क्लास में है और वो नेक्स्ट क्लास में आ चुका है, ठीक है, उसको पिछली क्लास अब नहीं मिलने वाली है, वो बड़ा मिस कर रहा होगा। करेंगे मिस। 9th में है तो 8th में जाना चाहेंगे, 10th में है तो 9th में आना चाहेंगे, नहीं ना। तो ऐसे ही होता है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगला कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन है। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या आया है, SAID सेट। इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या करोगे आप, तो यहां पे रहेगा FIE और यहां पे रहेगा FIE, फाई का मतलब होता है छी। क्या होता है, छी। और यहां पे एक सेंटेंस रहेगा, समझ गए। अगर फाई रहेगा तो वो क्या शो करता है, अगर हा आ गया, क्या हुर्रा आ गया, तो ये क्या आया, ये अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने कहा कि ये क्या है, ये आपके लिए जॉय है। लेकिन अगर फाई रहेगा तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट। और कंटेम्प्ट करना मतलब होता है तिरस्कार करना। क्या होता है, इसका मतलब होता है तिरस्कार करना। तिरस्कार करना का मतलब होता है परित्याग कर देना,
छोड़ देना, अबैंडन, जो आपके लायक नहीं है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेम्प्ट। ठीक है। और क्या करेंगे, तो जब एक्सक्लेम्ड विथ, अगर अभी था यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे अलास था तो आपने सारोग्रीफ किया, अभी यहाँ पे हुरा हा आ गया तो आप लोगों ने एंजॉय किया, अगर वही यहाँ पे आ गया तो एक यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंटेम्प्ट करना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर आ गया, सपोज करिए कि यहाँ पे आ गया ही सेड, यहां पे आ गया 5 ठीक है। आई हैव चीटेड यू, आई हैव CHEAT चीटेड, और यहां पे आ गया माई फ्रेंड, आई हैव चीटेड माई फ्रेंड। मैंने अपने मित्र को धोखा दिया, तो अपने मित्र को धोखा देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और दुनिया है तो ये सब चलता रहेगा, ये रोकना किसी के बस की बाहर की बात है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, क्या होगा। सबसे यहाँ पे अगर पहला आंसर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, ही। सेट की जगह पे क्या आएगा, तो सेट की जगह पे आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड, क्या लिख लेंगे, एक्सक्लेम्ड। उसके बाद यहाँ पे आएगा विद, 5 की जगह पे लिखेंगे CONTEMPT, कंटेम्प्ट। क्या लिखना है, तो कंटेम्प्ट लिखना है, हो गया कंटेम्प्ट। अब इसको हटा देना है, आई बदल देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। आप सबको मालूम है कि हैव किसे बदलता है, तो वो बदलता है HAD, हेड में। उसके बाद यहां पे आएगा चीटेड। ठीक है, अगर आई माई लगाता है तो ही क्या लगाएगा, ही लगाएगा हीज, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा दोस्तों फ्रेंड। ये बन गया आंसर, यानी कुछ किया नहीं गया। करना क्या है कि 5 आएगा तो 5 को चेंज किसमें कर देना है, कंटेम्प्ट में कर देना है, और कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्लियर है ना। अगर क्लियर है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो चौथा कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको रखना होगा सेट, रख लिया। और सेट रखने के बाद क्या करना होगा, तो आप याद रखिए, यहाँ पे आपको रखना होगा BRAVO, ब्रेवो। क्या रखना होगा, आपको रखना होगा ब्रेवो। और तब यहाँ पे ऐसे कर दोगे, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जिस प्रकार अगर 5 लिखा गया तो कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट करना मतलब होता है तिरस्कार करना, उसी तरीके से अगर यहाँ पे ब्रेवो आ जाएगा तो ब्रेवो क्या शो करेगा, कुछ तो करेगा ना। इसका मतलब है कि इसको जानना जरूरी है, और आपने इसको हटा दिया, आपने सेंटेंस में इसको अगर हटा दिया आंसर करते समय, तो इसको भी हटाएंगे, और इसको हटाएंगे तो आपको क्या प्रकट होगा, आपको इससे प्रकट होगा, यानी कि पता चलेगा प्रेज। और प्रेज करना मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी प्रशंसा करना, एडमायर करना। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, यहां पे अगर कंटेम्प्ट है तो उस कंटेम्प्ट की जगह पे क्या होगा, प्रेज होगा। बस यही हमारा काम है, और कोई काम नहीं है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों के सामने समझाते हैं। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक एक चीजों को ध्यान से अगर देखेंगे तो सारी चीजें कायदे से समझ में आएंगी। चलिए, ये अगर हो गया तो जरा हम इसके अगले आंसर पे चलते हैं कि इसका अगला आंसर क्या होगा। अगला आंसर क्या होगा, जो टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन भेजा है उसको कई सारे बच्चे अटेम्प्ट करके भेज चुके हैं मेरे टेलीग्राम पे। बहुत अच्छा है, एफर्ट है। ऐसे ही आप लोग लगे रहिए। कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, आराम से इजीली पूछना है, उसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। अगर सपोज करो यहाँ पे आ गया ही सेड, और यहाँ पे आ गया ब्रेवो, ठीक है। और यहाँ पे आ गया यू हैव DONE, डन, और यहाँ पे आ गया यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका एक और पहलू है। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, हाउ आर यू इज इक्वल टू हाउ डू यू डू, और बहुत सारे बच्चे उसमें गलती कर बैठे। तो फिर गलती नहीं करना है। अगर इसका कोई क्लॉज है तो उसको अभी डिस्कस कर लेना है, ताकि आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब जरा ध्यान दें,
अगर यहाँ पे आंसर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ही। सेड की जगह पे आप यहाँ पे क्या रखोगे, आप यहाँ पे रखोगे एक्सक्लेम्ड, आप यहाँ पे क्या रखोगे, विद, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ब्रेवो है तो इसको कट करेंगे ना, हम यहाँ पे लिखेंगे PRAISE, प्रेज। प्रेज करना मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर करना। अब यू है तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ये आपका सेकेंड पर्सन है, तो बच गया कौन सा, फर्स्ट ही पर्सन ना। तो अपने मन से यहाँ पे आई ले सकते हो, है को किसमें चेंज करना है, तो हेड में, उसके बाद आएगा डन, और उसके बाद आएगा वेल। ये आपका आंसर बन के रेडी हो गए। अब जरा एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं, जरा उसको आप करिए। अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा गया ही सेड, और यहाँ पे लिखा गया है ब्रेवो, क्या लिखा गया है, ब्रेवो, और उसके बाद लिखा गया है वेल डन, क्या लिखा गया है, वेल डन। तो यहाँ पे केवल वेल है और यहाँ पे क्या है, डन है। यहाँ पे क्या है, वेल है और यहाँ पे क्या है, डन है। बस इतना ही उल्टा करके लिख दिया है। तो वेल डन का मतलब क्या होता है, इसीलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा भी ध्यान से। यू हैव डन वेल इज इक्वल टू वेल डन, यू हैव डन वेल इज इक्वल टू वेल डन। यानी आप बोलेंगे वेल डन माई बॉयज, बोलते हो ना कि वेल डन माई बॉयज। अगर वेल डन को लिखना हो और यहाँ पे इसको बंद कर दिया जाए, यानी कि ब्रेवो न लिखा जाए, इसको बंद कर दिया जाए और इतना ही लिख दिया जाए वेल डन, that means you have to make your answer, he exclaimed with praise that I had done well। समझ गया ना। तो you have done well किसके बराबर है, तो वो बराबर किसके, well done के बराबर है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, इसको भी हम मिटा देंगे, और मिटाने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केवल he said, और यहाँ पे लिखेंगे WELL well, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, done। समझ गए, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब वेल डन होता कैसे है, तो एक चीज मैं बताऊं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये बताओ यहाँ पे डन आ गया, तो डन कौन सा फॉर्म है, तो आप बोलेंगे कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है। और आप सबको पता है कि टेंस 12 होते हैं, और 12 टेंस में 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। कौन कौन सी, तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, या वर्ब का एसईएस फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहली बार कब इस्तेमाल होती है पूरे टेंस में, तो आप कहेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, दैट मींस यू है, तो यू हैव यहाँ पे छिपा हुआ है और तब यहाँ पे लिखा गया है। समझ गया ना। तो वेल डन का भी आंसर क्या होगा, वेल डन का भी आंसर होगा ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट आई हैड, सॉरी देखिए यही होता है, बताते बताते मैंने ये छोड़ दिया था, प्रेज है ना यहाँ पे, तो प्रेज है दोस्तों, तो यहाँ पे दैट भी तो होगा, और अगर दैट होगा तब यहाँ पे होगा आई, तब यहाँ पे होगा हैड, उसके बाद यहाँ पे होगा डन, और तब यहाँ पे क्या होगा, वेल। ठीक है, तो इसका और इसका दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। समझ गए। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आने से ज्यादा समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे अब कल प्रैक्टिस सेशन में, तब तक आप सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड शुभ रात्रि।